हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर में एग्रोनॉमी के अंदर ग्रीन मैन्यूरिंग मैन्यूर के अंदर ग्रीन मैन्यूरिंग की हम पढ़ने वाले मैन्यूर। तो इसके अंदर हम बताएंगे कि इसके टाइप्स कितने हैं, ग्रीन मैन्यूर क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या है, इंपोर्टेंस क्या है, ये बात करेंगे। तो बने रहिएगा अपने चैनल के साथ। अब अपन स्टार्ट करेंगे ग्रीन मैन्यूरिंग। दोस्तों, तो हम बात करने वाले हैं कि ग्रीन मैन्यूरिंग क्या होती है। तो आपको मैं बताऊंगा ग्रीन मैन्यूरिंग। तो हेडिंग डाल दीजिएगा ग्रीन मैन्यूर। ग्रीन मैन्यूर वह होती है, इससे पता चलता है ग्रीन मतलब हरे और मैन्यूर मतलब खाद, मतलब हरी खाद। हरी खाद भी लिख लीजिएगा। इसे हरी खाद बोलते हैं। हरी खाद क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हरे पौधे होते हैं, उनको उगाया जाता है खेत में। उनको उगाने के बाद जो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। और कौन से पौधों को उगाया जाता है ये भी ध्यान रखना है। तो ग्रीन मैन्यूर के लिए लेग्यूम लेग्यूम जो फैमिली है उस क्रॉप को लगाया जाता है। लेग्यूम फैमिली की क्रॉप लगाई जाती है ग्रीन मैन्यूरिंग के लिए, तो ये ध्यान रखना है। तो ग्रीन मैन्यूरिंग क्या होती है ये भी देखना है। ग्रीन मैन्यूर की डेफिनेशन देखनी है, और अपन देखेंगे ग्रीन मैन्यूर की क्या फायदे हैं इससे। तो ग्रीन मैन्यूर की मैं आपको बताऊं क्या क्या पढ़ेंगे अपन। अपन पढ़ेंगे एक तो परिभाषा, एक पढ़ेंगे ग्रीन मैन्यूरिंग किस फसल की करते हैं, एक पढ़ेंगे अपन टाइप, प्रकार, एक पढ़ेंगे इंपोर्टेंस, एक पढ़ेंगे अपन मतलब कि कौन कौन सी फसलें लगाते हैं। तो फसल आ गई है। एक देखेंगे अपन कि कब करते हैं ग्रीन मैन्यूरिंग, और एक क्यों करते हैं ये देखेंगे, और एक बेनिफिट्स देखेंगे, मतलब लाभ। ये देखने वाले ग्रीन मैन्यूरिंग। सबसे पहले अपन बात करेंगे डेफिनेशन की। ग्रीन मैन्यूरिंग की डेफिनेशन क्या होती है, तो मैं बताऊंगा ग्रीन मैन्यूरिंग की डेफिनेशन। अब नेक्स्ट बात करेंगे कि डेफिनेशन। तो ग्रीन मैन्यूर हरी खाद। याद रखना है, हरी खाद की मैं शॉर्ट डेफिनेशन बता रहा हूँ आपको, उस प्रकार बनानी है। हरी खाद मतलब हरे पौधे। हरे पौधों को क्या करना, मिट्टी में मिलाना। मिट्टी में मिलाना। अब क्यों और किससे मिलाते हैं? हल का नाम, तो हल लिखना है एमबी हल। एमबी हल के द्वारा। और क्यों, कितनी नमी, मतलब किस टाइम पे मिलाना है, मतलब कि जिसमें नमी बनी हुई, उपयुक्त नमी, उपयुक्त उपयुक्त नमी हो उस टाइम हरे पौधे को मिट्टी में मिलाना क्या कहलाता है? ग्रीन मैन्यूरिंग। अब इसकी डेफिनेशन लिखना है। हरी खाद वे हरे पौधे होते हैं जिन्हें उपयुक्त नमी उपयुक्त नमी में एमबी हल की सहायता से सही तरीके से लिखते हैं डेफिनेशन। हरी खाद की डेफिनेशन लिखते हैं अपन। हरी खाद वे हरे पौधे होते हैं
होते हैं जिन्हें उपयुक्त नमी नमी उपयुक्त नमी पर एमबी हल की सहायता से एमबी हल की सहायता से मिट्टी में मिलाना। अब ये ध्यान रखना है कि किसके द्वारा मिला रहे हैं, मतलब एमबी हल के द्वारा और उपयुक्त नमी। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि हरी खाद है, ग्रीन मैन्यूरिंग है, उसको किस अवस्था में मिट्टी में मिलाना चाहिए, तो क्या उपयुक्त नमी होगी तो उसे मिट्टी में मिलाना चाहिए। एक और रीजन है, पुष्पन अवस्था भी मेन है कि पुष्पन अवस्था से पहले मिलाना चाहिए, बाद मिलाना चाहिए, पुष्पन अवस्था के कुछ समय बाद मिलाना चाहिए, तो ये भी ध्यान रखना। इसकी बात करेंगे अपन, डेफिनेशन को नोट डाउन कर लो, इसके बाद अपन बात करेंगे कि ग्रीन मैन्यूरिंग क्यों करते हैं। अब अपन बात करेंगे कि ग्रीन मैन्यूरिंग कब करते हैं, ग्रीन मैन्यूर कब करते हैं। ग्रीन मैन्यूरिंग कब करते हैं, मतलब कब करना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो ग्रीन मैन्यूरिंग मार्च अप्रैल, ग्रीन मैन्यूरिंग का टाइम ध्यान रखना है कि मार्च अप्रैल में करना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पुष्पन अवस्था से पहले और पुष्पन अवस्था के बाद, पुष्पन अवस्था के समय, पुष्पन अवस्था से पहले और पुष्पन अवस्था के समय, पहले और समय मतलब कि दो टाइम है, ये मैं बताऊंगा कि दोनों कब करना चाहिए। अभी कभी क्वेश्चन आ जाए कि ग्रीन मैन्यूरिंग कब करना चाहिए, तो पुष्पन अवस्था दिया हुआ हो, दोनों ऑप्शन में हो, तो अब क्या करना है, सिंचित क्षेत्र है और एक शुष्क क्षेत्र है। अगर कोई भी सिंचित क्षेत्र है, सिंचित एरिया है, वहां पे हम सिंचाई हम ग्रीन मैन्यूरिंग को मिट्टी में कब मिलाएंगे, 50% पुष्पन अवस्था, मतलब 50% पुष्प आ जाए तो उस समय हमें मिट्टी में मिला देना है, ग्रीन मैन्यूरिंग को तैयार करना है, मिट्टी मिलाना। तो 50% पुष्प आए तो उस समय हमें सिंचित क्षेत्रों में जो हरी खाद बनानी है उसे मिट्टी में मिला देना चाहिए। और शुष्क क्षेत्रों की मैं बात करूं तो शुष्क क्षेत्रों में पुष्पन अवस्था से पहले, मतलब कि मैं बताऊं कि पुष्पन अवस्था से पहले मिट्टी में मिला देना चाहिए। पुष्पन अवस्था से अगर शुष्क क्षेत्र है, शुष्क ड्राई एरिया है, वहां पुष्प अवस्था से पहले मिट्टी में मिला देना चाहिए। ग्रीन मैन्यूरिंग अगर हम बना रहे हैं तो ये ध्यान रखना है कि कब करते हैं ग्रीन मैन्यूरिंग, मार्च अप्रैल में करते हैं। और कब करते हैं, मतलब पुष्पन अवस्था से पहले करते हैं, बाद में करते हैं। अगर पुष्पन अवस्था के समय दिया हुआ है तो सिंचित क्षेत्रों के लिए पूछ रहा है, अगर पुष्पन अवस्था से पहले दे रखा है मतलब कि क्या दे रखा है, शुष्क क्षेत्रों के लिए। अब बात करेंगे अपन क्यों करते हैं। ग्रीन मैन्यूरिंग पुष्पन अवस्था पे ही क्यों करते हैं, पुष्पन अवस्था के समय ही ग्रीन मैन्यूरिंग क्यों करते हैं, इससे पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। इस समय क्या होता है, इसके बाद जो फसल है, जो उसका डंठल है वो कठोर होना प्रारंभ हो जाता है, फिर वो मृदा में सड़ नहीं पाता है, सड़ गल नहीं पाता है, अपघटन नहीं हो पाता है, इसलिए इसको पुष्पन अवस्था के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। और एक कारण है क्योंकि कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उस समय। अगर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होगी तो सीएन अनुपात बढ़ेगा, अनुपात बढ़ेगा, और सीएन अनुपात बढ़ेगा तो अपघटन भी बढ़ेगा ना। इस कारण
पुष्पन अवस्था में ही क्यों करते हैं? क्योंकि पुष्पन आएंगे तो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी तो सेल अनुपात बढ़ेगा और अपघटन होगा तो जल्दी होगा। प्लस एक पुष्पन अवस्था कारण है क्योंकि अच्छी रहेगी तो सड़ेगी नहीं, तो बैक्टीरिया फंगस लग जाएंगे अगर कच्ची अवस्था में हम सड़ा देंगे। तो पुष्पन अवस्था में सड़ा तो उसके बाद क्यों नहीं सड़ा? क्योंकि डंठल कठोर हो जाता है, अपशिष्ट नहीं बन अपघटन नहीं हो पाता है, इसलिए पुष्पन अवस्था में सबसे उपयुक्त अवस्था मानी गई है ग्रीन मेन्यूरिंग तैयार करने की। इसके बाद अपन बात करेंगे कि ग्रीन मेन्यूरिंग अगर अपन कर रहे हैं, अगर अपन ग्रीन मेन्यूरिंग कर रहे हैं तो उसमें नाइट्रोजन और फोस्फोरस कितना देना होता है? ग्रीन मेन्यूरिंग के लिए नाइट्रोजन और फोस्फोरस मैं बताऊं आपको कि नाइट्रोजन देना देता है 20 केजी पर हेक्टेयर, मात्र 20 केजी पर हेक्टेयर देना रहता है। क्यों देना रहता है ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि इसलिए देना रहता है क्योंकि ये फसलें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है, इसी कारण से इसमें नाइट्रोजन कम देना पड़ता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन सी फसलें करती है? लेग्यूमिनेसी कुल की। लेग्यूमिनेसी कुल की जो भी फसलें हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगी। नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है तो इसलिए नाइट्रोजन कम देना पड़ता है। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन राइजोबियम, जो बैक्टीरिया पाया जाता है राइजोबियम जीवाणु, जो भी लेग्यूमिनेसी कुल है उसमें राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, वही नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में दलहनी फसलों में सहायक है राइजोबियम जीवाणु। इसके बाद बात करें फोस्फोरस कितना देते हैं हरी खाद के लिए, तो वो देते हैं 40 केजी पर हेक्टेयर। 40 केजी पर हेक्टेयर हरी खाद अगर अपन को लेना है, हरी खाद बनाना है, तो उसमें 40 केजी अपन देंगे फोस्फोरस और 20 केजी देंगे अपन नाइट्रोजन। इसके बाद अपन बात करेंगे ग्रीन मेन्यूर के टाइप, कि ग्रीन मेन्यूर के कितने टाइप होते हैं। अब बात करेंगे अपन कि ग्रीन मेन्यूर के कितने प्रकार होते हैं, तो प्रकार लगा लीजिएगा। ग्रीन मेन्यूर 2 टाइप की होती है, 2 प्रकार से अपन ग्रीन मेन्यूर प्राप्त कर सकते हैं। फर्स्ट है इन सिटू और सेकंड है एक्स सिटू। नाम से पता चल रहा होगा वैसे, परंतु बात करेंगे अपन कि इन सिटू क्या होता है। अगर अपन अपना ये खेत है, इस खेत के अंदर हमने क्या किया? हरी खाद उगा रखा था। इस हरी खाद को हमने उगाया, उगाने के बाद 1 या 2 मंथ मान के चलो के बाद पलट देते हैं मिट्टी। 2 मंथ के बाद अपन ने खेत में उगाया और इसी को अपने मिट्टी में पलट दिया, एमडी हल की सहायता से इसको पलट दिया। मतलब कि इन सिटू, मतलब खेत के अंदर उगाया, खेत के अंदर ही मिला दिया, मतलब इन सिटू एक्स सिटू। ये खेत है अपना और यहाँ था खेत जहाँ ग्रीन मेन्यूर लगा हुआ था, ग्रीन मेन्यूर लगा था यहाँ पर। यहाँ से अपन गए जाके यहाँ जो भी ग्रीन मेन्यूर फसल थी उसकी पतिया लाके हमने यहाँ मिला दिया। तो ये क्या हो गया? एक्स मतलब बाहर से मतलब डालना, मतलब बाहर से लाके डाला और पतिया डाला है। पूछ ले कि किस, अगर ग्रीन मेन्यूर तैयार कर रहे हैं तो किस में पतियों का उपयोग किया जाता है? ओनली पतियों का उपयोग किया जाता है एक्स2 में। इसके अंदर पूरा पौधे को ही मिट्टी में मिलाया जाता है, पूरा पौधे को मिट्टी में मिलाया जाता है। इसके अंदर ओनली पतियां मिलाई जाती है मिट्टी के अंदर, ये भी ध्यान रखना है। अब इसकी डेफिनेशन की बात करें तो कोई फसल या फसल को खेत में उगाना वह उसी खेत में मिला देना, मतलब कि इसी खेत में उगाया और इसी में मिला दिया, मतलब इनसिटू। एक्स2 बाहर से पतिया लाकर
खेत में मिलाना। इसमें पत्तियां लेके आए बाहर से, इसमें पूरा संपूर्ण पौधे को मिलाया जाता है। संपूर्ण पौधे को मिट्टी में मिला दिया जाता है, इसमें ओनली पत्तियां मिलाई जाती है। एग्जाम्पल की बात करूं मैं तो इसके एग्जाम्पल सनई, ढेचा, लोबिया, मूंग। इसकी बात करूं मैं तो इसमें सैबबूल, करंज, मेनली ये ध्यान रखना। अब इन दोनों की डेफिनेशन हो गई। इसके बाद दो टाइप हो गए। अपन बात करेंगे मेनली, ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है सनई और ढेचा, क्योंकि ये हमारे भारत में ज्यादातर लगाया जाता है इसको भारत में। इसको ढेचा की बात करूं मैं, सनई की, सनई को उत्तरी भारत में सर्वाधिक लगाया जाता है। ये बात नेक्स्ट बात करेंगे अपन। और ढेचा दोहरा स्थिरीकरण करता है, मतलब जड़ और तने के द्वारा। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन सनई और ढेचा। बात करेंगे अपन ग्रीन मैन्यूर में, हम बात करने वाले सनई और ढेचा। टाइप हो गए, सनई और ढेचा की बात करेंगे अपन उसमें। तो सनई यह एक लेग्यूमिनेसी की कुल की फसल है। इसकी मैं बात करूं बॉटनिकल नेम की तो क्रोटोलेरिया जुन्सिया। इसका बॉटनिकल नेम है क्रोटोलेरिया जुन्सिया। इसकी फैमिली की बात करूं मैं लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी इसकी फैमिली है। ये मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा उत्तरी भारत, जो अपना उत्तरी भारत है, में सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। ये उत्तरी भारत में सर्वाधिक लगाई जाती है। इसकी मैं बात करूं सीड रेट की, अगर इसको अपन हरी खाद के रूप में यूज ले रहे हैं तो कितनी परसेंट सीड रेट रखनी है इसकी, तो इसकी सीड रेट हो जाएगी 60 से 70 केजी। इसकी सीड रेट रखते हैं हम प्रति हेक्टेयर। प्रति हेक्टेयर 60 से 70 केजी हम सीड रेट रखेंगे इसकी, अगर अपन हरी खाद के लिए यूज ले रहे। इसके बाद मैं बात करूं ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कितना करती है। ये फसल नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है 80 से 85 केजी। 80 से 85 केजी नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है ये फसल। इसकी मैं एक और बात करूं कि इसको लगभग 50 दिन के बाद पलट देना चाहिए। 50 दिन के बाद इसको पलट देना चाहिए, मिट्टी में मिला देना चाहिए। अपन बात किए थे कि पुष्पन अवस्था, तो पुष्पन अवस्था मायने रखती है उस डे, मतलब मैं बात कर रहा था 2 महीने के करीब पलट देना चाहिए। तो इसको 50 दिन के आसपास से मिट्टी में मिला देना चाहिए। इसकी और मैं बात करूं, जड़ द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, अभी ढेचा आएगा, उसकी बात करूं मैं ढेचा की। ढेचा की बात करूं तो जड़ प्लस तना दोनों के द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन करता। तो ये ध्यान रखना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी फसल है जो जड़ और तने के द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये ध्यान रखना। अब मैं बात करूं सनई की, हो गई ये बात। इसमें बहुत बार पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है कि हरी खाद के लिए कौन सी फसल यूज लेंगे। सनई, और सनई में अगर अपन बात करें तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कितना करती है। हरी खाद के लिए सनई का यूज करें तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती कितना है, उसके बारे में बताना है कि ये 80 से 85 केजी प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए साई कौन सा जीवाणु है, राइजोबियम, तो राइजोबियम के द्वारा ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। इसके बाद बात करूं मैं ढेचा की। ढेचा की बात करूं मैं, ढेचा की बात करूं तो इसकी स्पीसीज है, दो स्पीसीज है, सस्मेनिया रोस्ट्राटा, सस्वेनिया रोस्ट्रेटा भी लिख सकते हैं, रोस्ट्राटा, और सस्वेनिया एकुलाटा।
सस्वेनिया एकुलेटा। अब मैं बात करूं इसकी फैमिली भी सेम हो जाएगी लेग्यूमिनेस की। ढेंचा मैं बात बताऊं आपको कि ढेंचा जड़ और तना द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। मतलब कि जड़ और तना दोनों के द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, तो इसे दोहरा स्थिरीकरण भी कहते हैं। इसके बाद करें तो इसके बाद इसे 45 दिन, नॉर्मली इसे 45 डे के आसपास मिट्टी में मिला देना चाहिए। इसके बाद ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर ले, मतलब कंप्लीट हो जाता है, ये ग्रीन मैन्यूरिंग के लिए तैयार हो जाता है। इसकी मिला देना चाहिए। लगभग में बात करूं तो ग्रीन मैन्यूरिंग अगर हरी खाद को मिट्टी में मिलाने की बात करूं तो मैं इसे 2 मंथ, 1.5 से 2 मंथ के आसपास इसे मिट्टी में मिला देना चाहिए। नॉर्मली ये है। और एक बात करूं पुष्पन अवस्था भी है तो उस समय भी मिला सकते हैं। इसके बाद बात करूं ढेंचा कहाँ लगाते हैं। ढेंचा एक तो लवणीय क्षेत्रों में, एक क्षारीय लवणीय मृदा, क्षारीय लवणीय मृदा है तो वहां भी हम क्या लगाएंगे, ढेंचा लगाएंगे। और एक बात करूं दक्षिणी भारत में सर्वाधिक, दक्षिणी भारत की बात करूं मैं तो दक्षिणी भारत में भी सर्वाधिक ढेंचा लगाते हैं। इसके बाद में बात करूं सीड रेट और नाइट्रोजन फिक्सेशन। ढेंचा है वो सीड रेट की बात, सीड रेट की बात करूं तो 80 से 85 केजी, 80 से 85 केजी इसको प्रति हेक्टेयर सीड रेट की आवश्यकता होती है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है 75 केजी, 75 से 80 केजी कर सकते हैं, 75 केजी मान के चलिएगा। ढेंचे की बात कर रहे थे अपन। ढेंचा, ढेंचा है जो कितना परसेंट नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है और कितनी सीड रेट की आवश्यकता होती है। तो सीड रेट की बात करूं मैं तो इसको 80 से 85 केजी प्रति हेक्टेयर सीड रेट की आवश्यकता होती है, 80 से 85। अब मैं इसकी नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करूं तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है ये 75 केजी पर हेक्टेयर। तुम आप बोलोगे कि सर जो सनई है वो सीड रेट है 60 से 70 केजी और नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रही है 80 से 85 केजी। परंतु जो ढेंचा है दोहरा स्थिरीकरण भी करता है। दोहरा स्थिरीकरण करने के बाद भी ये 75 केजी नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर पाता है और सीड रेट है 80 से 85 केजी। तो ये कम क्यों कर रहा है, ये एक बार मैं बता दूं आपको कि डाउटफुल है। यहाँ पे हर जगह बहुत सी जगह देखा है हमने 5-10 जगह, तो वहां हर जगह डाउटफुल है। इसके बाद बात करें हम जो ढेंचे की बात कर रहे थे, ढेंचा की बात कर रहे थे तो ढेंचा है जो 2 स्पीशीज बताए थे वो सस्वेनिया रोस्ट्राटा और सस्वेनिया एकुलाटा। एकुलाटा, एकुलेटा या एकुलाटा भी लिख सकते हैं। जो सस्वेनिया रोस्ट्राटा है वो जड़ प्लस तनी दोनों के द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ये चीज आपको कोई कोचिंग वाला नहीं लिखवाएगा कि जो सस्वेनिया रोस्ट्राटा है वो जड़ और तने के द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन, बस यही बताते हैं ढेंचा है जो दोहरा स्थिरीकरण करता है जड़ प्लस तने के द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन। परंतु जो अपन बता रहे हैं, हम बता रहे हैं कि जो जड़ प्लस तना दोनों के द्वारा कौन सी स्पीसीज है ढेंचा की जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, वो सस्वेनिया रोस्ट्राटा। और मैं बात करूं सस्वेनिया एकुलाटा तो ये ओनली जड़ द्वारा स्थिरीकरण करती है, ओनली जड़ के द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। और ये लवणीय क्षारीय मृदा, लवणीय क्षारीय मृदा, इसके लिए भी सस्वेनिया एकुलाटा उपयुक्त है। ये भी ध्यान रखना है। जो चीजें है आपको बताए लवणीय क्षारीय मृदा और दक्षिणी भारत के लिए प्रमुख और लवणीय क्षेत्रों के लिए प्रमुख है ढेंचा। परंतु जो आपको ये स्पीसीज भी ध्यान रखना है कि लवणीय क्षारीय मृदा है तो उसके लिए कौन सी है, सस्वेनिया एकुलाटा।
इसके बाद मैं बात करूं कि ये सबसे तेज ढेंचा है, तेज गति से नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, तेज गति से नाइट्रोजन फिक्सेशन, हर काम में ढेंचा आगे है, परंतु जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो 75 kg है, तो ये डाउटफुल है, इसको अपन देखना है। इसके बाद बात करेंगे अपन जो सस्टेनी, जो अपन बात करेंगे कि इसके बाद जो एडवांटेज है और इम्पोर्टेंस, कि जो हरी खाद है उसके इम्पोर्टेंस क्या है और जो एडवांटेज है वो क्या है, नेक्स्ट बात करेंगे अपन। इसके पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं आपको, जो अरहर है, ये चीज कोई नहीं बताता है, अरहर और रेंजका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, कितना करते हैं ये कोई नहीं बताता है, कितना करता है अरहर करता है जो 210 केजी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, अरहर 210 केजी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, और रेंजके की बात करूं मैं तो 200 केजी नाइट्रोजन फिक्सेशन रेंजका करते हैं। सर्वाधिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है जो अरहर करती है, अरहर 210 केजी करती है, और रेंजके की बात करूं तो 200 केजी नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। ये नोट कर लीजिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि अगर अरहर पूछ ले कि अरहर कितना परसेंट नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है तो 200 केजी, 210 केजी, और रेंजका का पूछ ले तो 200 केजी। इसके बाद अपन बात करेंगे कि इंपोर्टेंस क्या है। अब अपन बात करेंगे कि जो हरी खाद है उसके इंपोर्टेंस क्या है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो हरी खाद के इंपोर्टेंस है वही एडवांटेज है, मतलब लाभ है, तो आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, जो इंपोर्टेंस है वही एडवांटेज है, तो ये देखना है। तो अपन अब बात करेंगे महत्व के, हरी खाद के महत्व प्लस लाभ भी लगा लीजिएगा। इंपोर्टेंस प्लस एडवांटेज, इंपोर्टेंस और एडवांटेज। अब बात करें अपन इंपोर्टेंस की। पहली बात तो बता दूं मैं कि सीधा सीधा दिख रहा है नाइट्रोजन फिक्सेशन कर, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए तो साइक है ही, नाइट्रोजन फिक्सेशन में साइक है। फर्स्ट जो लाभ है, इंपोर्टेंस है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में साइक। एक बात करूं, अगर नाइट्रोजन मृदा में कार्बनिक पदार्थ तो बढ़ाने में साइक, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ाने में सहायक। अब मैं थर्ड की बात करूं तो अगर मृदा में ग्रीन मैन्यूरिंग, अब नाइट्रोजन फिक्सेशन बढ़ेगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीवाणु जो भी है उनकी मात्रा बढ़ेगी। तो थर्ड है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव की मात्रा भी बढ़ेगी। फोर्थ की बात करूं तो अगर अपन ग्रीन मेन्यू का यूज करेंगे तो मृदा की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जो वाटर को ग्रहण करने की क्षमता है वो भी बढ़ेगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी। अब मैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो अपन नेक्स्ट जब भी होगी, जब अपन मेन्यूज पूरे पढ़ लेंगे उसके बाद अपन सिंचाई का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है, तो किस फसल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, ये सब बात करेंगे अपन उसके अंदर। फाइव जो है इंपोर्टेंस, उसकी बात करूं मैं, मृदा को उपजाऊ, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है। मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है। 6 नंबर की बात करूं, मिट्टी को उपजाऊ कैसे, मृदा में कार्बनिक पदार्थ जाएगा, कार्बनिक पदार्थ अपघटन होगा, अपघटन होगा मृदा उपजाऊ बनेगी। इसके बाद में बात करूं 6 नंबर का पॉइंट की मृदा उर्वरकता बढ़ाने में सहायक, उर्वरकता बढ़ाने में सहायक है, मृदा उर्वरकता बढ़ाने में सहायक है। इसके बाद में और बात करूं, इसके 6 मेजर है। 7वीं बात करूं मैं मृदा कणाकार प्लस मृदा संरचना, दोनों को सुधारने में भी सहायक है, मृदा कणाकार और मृदा संरचना को सुधारने में सहायक है। ये भी ध्यान रखना है, ये अपन बात पढ़ेंगे सोइल के अंदर, जब सोइल आएगा तो उसके अंदर पढ़ेंगे कि मृदा कणाकार और मृदा संरचना क्या होती है। इसके बाद अपन बात करें, 2 मेजर बच गए,
एक इससे अगर ग्रीन मेन्यूर का यूज करेंगे, हरी खाद का अपन यूज करेंगे, तो ये उपज को बढ़ाता है या उत्पादन, जो भी क्रॉप है उसकी उत्पादन दर को बढ़ा देता है अगर अपन बात करेंगे। इसके बाद मृदा कटाव को रोकती है, मृदा कटाव को रोकती है। अब इसके साथ में एक टॉपिक आया मृदा कटाव, अब इसकी बात करूंगा नेक्स्ट पेज पे। मृदा कटाव, मृदा कटाव, मृदा कटाव को रोकने वाली फसलें जो है मूंग है, लोबिया है, चावला है, मोस्टली और मोठ भी आता है। ये जो भी फसलें हैं ये मृदा कटाव को रोकती है। क्यों रोकती है? क्योंकि इनकी एल-एन-टू-पी कम होती है, इसको इसलिए ये मृदा कटाव को रोकती है। अब मैं बात करूं मृदा कटाव को मतलब प्रोत्साहित या बढ़ावा देती है। बढ़ावा देने वाली क्रॉप कौन कौन सी है? बढ़ावा कौन कौन सी क्रॉप देती है? मक्का और कपास। मेजर दो क्रॉप है जो मृदा कटाव को बढ़ावा देती है, क्योंकि इनकी एल-एन-टू-पी ज्यादा होती है। एल-एन-टू-पी ज्यादा होने के कारण मृदा कटाव ज्यादा होता है। और मृदा कटाव को अगर रोकना है, अगर कहीं भी क्षेत्र जहां पे मृदा कटाव हो रहा है तो वहां पे आप मूंग, लोबिया, चावला, मोठ ये लगाएंगे तो मृदा कटाव कम होगा। अगर आप मृदा कटाव को बढ़ाना चाहते हैं तो मक्का और कपास जैसी फसलें लगाइए, जिससे मृदा कटाव बढ़ेगा। ये ध्यान रखना, एल-एन-टू-पी मेजर पॉइंट है जो प्रोत्साहित करता है मृदा कटाव को, एल-एन-टू-पी, क्योंकि इनमें एल-एन-टू-पी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ये मृदा कटाव होता है। इसके एल-एन-टू-पी की बात करूं मैं मक्का की, तो मक्का की 45x60 एल-एन-टू-पी है, 45x60 ये होती है। इसकी जो भी और बची है मतलब सीड गहराई जो भी है, सीड डिप्थ। अब बात करूं मैं एल-एन-टू-पी, एल-एन-टू-पी आप जानते होंगे लाइन से लाइन की दूरी और प्लांट से प्लांट की दूरी। अब मैं बात करूं मक्का की, मक्का की जो एल-एन-टू-पी है रखते हैं 45x60 रखते हैं। कितनी दूरी देख लो आप खुद, 45x60 कितनी दूरी हो गई, प्लांट से प्लांट की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी। तो अपन ने ये बात किया इंपोर्टेंस की। अब ग्रीन मैन्यूरिंग अपने पूरा बात कर लिया है, जो टॉपिक थे अपने उसकी बात करते हैं। जो क्या क्या पढ़ना था अपन वो सारे मेजर, इसके साथ जो एक्स्ट्रा चीज है वो भी बताइए। तो अपन को डेफिनेशन हो गई अपनी, कौन कौन सी फसलें लगाते हैं वो भी बता दी, टाइप हो गई, इंपोर्टेंस और एडवांटेज दोनों बताया कि एक सिमिलरिटी है, सेम है, थोड़ा बहुत अंतर है। इसके बाद क्यों करते हैं ये भी बता दिया, कब करते हैं ये बता दिया, और लेग्यूम फसलें क्यों करते हैं ये बता दिया। उस नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब कितना जो अपने फर्टिलाइजर है वो भी बता दिए, कितना यूज करना है, सभी चीजें बता दी है। और अगर मृदा कटाव इंपोर्टेंस में आया तो वो भी बताएगी कौन सी फसलें बढ़ावा देती है। तो ये सारी चीजें हो गई है। इसके साथ अपन अब नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे वर्मी कंपोस्ट के बारे में, तो बने रहिएगा। थैंक यू।